लेट्स डिस्कस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब देखिए एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो उसको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो रिमेंबर, न्यूक्लियाइड्स कैन बी classified can be classified on the basis of nuclear stability, on the basis of nuclear stability as stable and unstable, stable and unstable nuclides. अब ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एटम का मास मियरली कैलकुलेट किया जाए, उसे हम बोलेंगे कैलकुलेटेड मास, एंड ऑब्जर्व्ड आइसोटोपिक मास जो वो खुद बियर करता है, इन दोनों में फर्क होता है। इस बात से स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है, याद रखे। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the calculated mass and observed isotopic mass of an atom is different. अब क्वेश्चन ये है कि अगर कैलकुलेटेड मास और ऑब्जर्व्ड आइसोटोपिक मास डिफर करता है तो वो जितना भी डिफरेंस निकलेगा वो मास क्या हुआ? एक्चुअली दैट मास हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी गोज टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसके ऊपर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो रिमेंबर, factors affecting the nuclear stability, अब इसमें सबसे पहला फैक्टर जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द मास डिफेक्ट। सो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट इज डिनोटेड बाय delta F. So what is mass defect? It is the difference in calculated mass of an atom and observed isotopic mass of an atom. So difference in calculated mass and observed isotopic mass of an atom is known as mass defect. उसको हमें मास डिफेक्ट कहना चाहिए। अब देखिए कैलकुलेटेड मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एटम के अंदर होता क्या है? देखिए एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, and inside the nucleus massive particles present are protons and neutrons. अगर हम इन सभी के masses की एडिशन करें तो हमें कैलकुलेटेड मास मिलेगा। सो कैलकुलेटेड मास ऑफ एन एटम इज गिवन एज, देखिए इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेटेड मास इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोटॉन्स कितने होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके एटॉमिक यानी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर इतने, और एटॉमिक नंबर इज Z. सो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, सो Mp is supposed to be the mass of proton प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर इतने, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो A minus Z is the total number of neutrons. So A minus Z times mass of neutrons. This will give rise to the calculated mass. अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो निग्लिजिबल है,
और मास ऑफ प्रोटॉन, अब इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, अगर जेड कॉमन निकाले, सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम बता सकते हैं। अगर ऐसा बताए तो क्या होगा, सो जेड टाइम्स मास ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन plus A minus Z times mass of neutron. This will give rise to the calculated mass. And if capital M is supposed to be the observed isotopic mass, then difference between the calculated mass and observed isotopic mass give rise to the mass defect. अब यहाँ पे देखिए हम लोग mass defect को कैसे दिखा सकते हैं। So delta M, that is mass defect, is equal to Z times mass of hydrogen plus A minus Z times mass of neutron. So this is the calculated mass minus observed isotopic mass, that is capital M. अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं where capital M is the observed isotopic mass. अब देखिए, अब ये जो मास निकलेगा दैट इज मास डिफेक्ट, सो दैट इज द मास विच goes to bind the nucleons in the nucleus. So greater the mass defect, greater will be the stability of nucleus. So delta M is a mass which has converted into energy, which goes to bind the nucleus. याद रखें। अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि जितना मास डिफेक्ट ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। सो thus mass defect is proportional to stability of न्यूक्लियस, यानी जितना मास डिफेक्ट ज्यादा उतना वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। अब मास डिफेक्ट के बाद दूसरा पैरामीटर जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट हैपेंस टू बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसको आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो। सो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहना चाहिए। अभी अभी हमने देखा कि मास डिफेक्ट है ना, ऐसा मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वही एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करने में लगी है। तो मास डिफेक्ट का कन्वर्शन, यानी उस मास का अगर एनर्जी में हम कर सकते हैं तो वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी होगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the nucleus of an atom is known as binding energy. उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन एज, याद रखें, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nucleus is equal to mass defect into 931 MeV. एक्चुअली ये 931.5 MeV होता है। सो मास डिफेक्ट अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सो हम लोग बोल सकते हैं 10 बाइंडिंग एनर्जी is proportional to the stability of nucleus। ये चीज हमें समझना होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद अगला पैरामीटर जो डिस्कस होना चाहिए दैट इज बाइंडिंग
एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. So binding energy per nucleon is the amount of energy required to remove a nucleon, यानी either proton or neutron from the nucleus is called the binding energy per nucleon. याद रखें. So amount of energy, amount of energy required to remove proton or neutron from the nucleus is known as binding energy per nucleon. अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. In fact, binding energy of nucleus divided by mass number give rise to binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon is equal to binding energy divided by the mass number, divided by the mass number. अब देखिए, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो अभी तक के ऑब्जर्वेशन में आया है वो है 8.7 MeV, यानी आयरन न्यूक्लियस का. इसका मतलब ये होता है कि आयरन न्यूक्लियस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. याद रखें. सो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन recorded is 8.7 MeV for iron nucleus. So जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतनी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. सो स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से लेके 8.7 यानी 8.7 MeV के बीच में होता है. सो फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन recorded is 8 to 8.7 MeV. अब देखिए, अगर 8 से लेके 8.7 MeV के बीच में अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो तो वैसे न्यूक्लियस को हम स्टेबल न्यूक्लियस कह सकते हैं. लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से कम हो तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. याद रखें. सो न्यूक्लियाई हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन less than 8 MeV is unstable. अब देखिए, अगर न्यूक्लियस लाइटर है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV से छोटा है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन देगा स्टेबिलिटी के लिए. याद रखें. तो हम बोल सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई विथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन 8 MeV अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन. लेकिन अगर न्यूक्लियस हेवियर हो जैसे यूरेनियम जैसे और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV से अगर कम हो तो वो न्यूक्लियर फिशन देगा. याद रखें. सो हेवियर न्यूक्लियाई हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन 8 MeV
अंडरगोज फिशन, वो न्यूक्लियर फिशन देगा। सो न्यूक्लियस फिशन देने वाला है या फ्यूजन देने वाला है, ये चीज डिपेंड करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर। अब इसके बाद अगला जो फैक्टर होता है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसको देखिए किस अंदाज से डिटरमाइन करना होता है। सो इट इज नथिंग बट एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इंटू 10 टू द पावर 4। सो इट इज गिवन एज, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकती है। सो पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। सो याद रखें, सो निगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन indicates the stability of न्यूक्लियस। हम बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। सो इस प्रकार से पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। यानी जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके अगर हम पैकिंग फ्रैक्शंस निकालें तो हमें महसूस होगा कि वैल्यू जो है वो निगेटिव निकलती है। सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन अगर दिखता है तो इससे ये इंडिकेट होगा कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। अब इसके बाद अगला पड़ाव, अगला फैक्टर होता है मैजिक नंबर्स। अब देखिए मैजिक नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ नंबर्स है न्यूक्लियॉन्स के, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। अगर उतने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो तो वो स्पेसिफिक एटॉमिक न्यूक्लियस स्टेबल जो है वो दिख पड़ता है। सो रिमेंबर द न्यूक्लियाई विथ 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 what protons और न्यूट्रॉन्स what any नंबर, प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर इतना होना चाहिए। सो अगर ऐसा है तो हैव बीन फाउंड टू बी स्टेबल, यानी ऐसे न्यूक्लियाई स्टेबल दिख पड़ते हैं जबकि उनके आइसोटोप्स बहुत सारे, विथ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, याद रखें। सो न्यूक्लियाई विथ दीज नंबर्स आर फाउंड टू बी स्टेबल। अब प्रोटॉन के लिए मैजिक नंबर क्या होगा, याद रखें। सो मैजिक नंबर फॉर प्रोटॉन्स आर, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होनी चाहिए। सो प्रोटॉन के लिए 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114 एंड मैजिक नंबर फॉर न्यूट्रॉन्स आर। अब देखिए न्यूट्रॉन्स के लिए मैजिक नंबर क्या होगा, 2, 8, 20, 28, उसके बाद में 50,
126, उसके बाद 184 and then 196. These are the magic numbers for neutrons. अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मैजिक नंबर इतनी हुई तो वो न्यूक्लियस एक्सेप्शनली स्टेबल होता है. सो न्यूक्लियस हैविंग मैजिक नंबर of protons and neutrons is highly stable, यानी वो एक्सेप्शनली स्टेबल होगा. अब इसके बाद अगला पड़ाव न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर. सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो. अब देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो यानी न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. अब देखिए स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 या क्लोज टू 1 होगा, याद रखे. सो न्यूक्लियाई हैविंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो close to 1 are found to be stable. वो स्टेबल कहलाएंगे. अब ये कब होगा? न्यूट्रॉन नंबर डिवाइडेड बाय प्रोटॉन नंबर इक्वल टू 1 कब आएगा? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी न्यूक्लियस के अंदर. अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 नहीं है या क्लोज टू 1 नहीं है तो समझ लेना कि वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और वो डिसइंटीग्रेट होगा. सो अनस्टेबल न्यूक्लियाई डू नॉट हैव न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इक्वल टू 1. Thus they undergo disintegration. याद रखें. अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर 1 है, जैसे हमने देखा, अगर 1 नहीं है तो वो क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट होगा. न्यूक्लियस प्रीफर टू अंडरगो डिसइंटीग्रेशन. अब देखिए जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है. वो न्यूक्लियाई बीटा इमिशन देना प्रीफर करता है. एक चीज याद रखें. सो हम लोग बोल सकते हैं हेवियर न्यूक्लियाई विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 tend to emit बीटा पार्टिकल. अब बीटा पार्टिकल इमिट करने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो उसका क्लोज टू 1 आ जाएगा. और ऐसा न्यूक्लियाई जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है वो क्या करेगा? याद रखे. उसके बाद और एक चीज याद रखे. सो न्यूक्लियाई विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 tend to emit अल्फा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. सो इस प्रकार से ये कुछ फैक्टर्स थे जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं.